हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। कल हमने देखा था प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल ट्रेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने मेजर और माइनर प्रिंसिपल ट्रेस एंड प्लेन क्या होते हैं उसके बारे में भी कवर किया था। आज हम यूनिएक्सियल लोडिंग फॉर ऑब्लिक सेक्शन के लिए कवर करने जा रहे हैं। मतलब हमारे पास अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर कोई डायरेक्ट ट्रेस लग रहा है, डायरेक्ट लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से इस क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड आता है तो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था। अब हम कवर करेंगे कि इस ऑब्लिक सेक्शन अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर जो लगने वाले ट्रेसेस है उसकी वैल्यू, इसके ऊपर जो लगने वाले स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें डिफरेंट कंडीशन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी। अब आज हम यूनिएक्सियल देख रहे हैं, कल हम बायएक्सियल देखेंगे, यहाँ पे भी लोड लगेगा। परसों हम फिर शियर ट्रेस में इससे ऐड करेंगे तो कंडीशन बढ़ती जाएंगी। तो आज आप ये यूनिएक्सियल समझ लेंगे तो कल बायएक्सियल समझेंगे, उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपको इजी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन में। तो यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार कंसिडर किया है, रेक्टेंगुलर मेंबर कंसिडर किया है जिसकी विड्थ है W, थिकनेस है T और उसकी लेंथ होगी L। ओके, लेंथ होगी L। अब इस पे यूनिएक्सियल फोर्स लग रहा है P, यूनिएक्सियल लोड लग रहा है P, और इस मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लोडिंग लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा हम डायरेक्ट ट्रेस की कंडीशन में परपेंडिकुलर टू द लोडिंग लेते हैं। अब यहाँ पे P फोर्स लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया ये इसका परपेंडिकुलर एरिया होगा, या फिर ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया है यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा लोड P के लिए। तो इस एरिया की वैल्यू, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू लोड P। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू लोड P या फिर नॉर्मल टू द एक्सियल लोडिंग। अब इसमें क्या होगा, हम ये रेक्टेंगुलर बार है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, विड्थ इनटू थिकनेस आएगा। ओके, विड्थ इनटू थिकनेस आएगा। बट हम कंसीडर करेंगे इसकी जो विड्थ है इसको हम यूनिटी मान लेंगे और यहाँ पे थिकनेस लेंगे। इसकी विड्थ जो होगी उसको हम यूनिटी कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमारा अजम्पशंस है। इसकी जो विड्थ है हम वो यूनिटी रख रहे हैं और इसकी जो थिकनेस है T, अब ये थिकनेस T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये जो EF लेंथ है इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि T इज इक्वल टू EF है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A नॉर्मल टू द लोडिंग P, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू F हो जाएगी, E इंटू F हो जाएगी, या सिंपली थिकनेस के बराबर हो जाएगी, या सिंपली थिकनेस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि विड्थ को हमने यूनिटी मान लिया। ओके, तो इस केस में हम जो डायरेक्ट ट्रेस निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रेस हमें पता है, हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डायरेक्ट ट्रेस के बारे में बहुत डिटेल में देखा है। तो ट्रेस को हम जनरली लेते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, या फिर लोडिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे लोड तो P ही है, एरिया हमारे पास A ही है, लोड P है, एरिया A है। ओके, तो यहाँ पे जो X डायरेक्शन में या इसके क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, तो P डिवाइडेड बाय A है, ये होगा नॉर्मल टू नॉर्मल ट्रेसेस। ये क्या होगा, नॉर्मल ट्रेसेस। ये किसकी वैल्यू है, नॉर्मल ट्रेसेस की वैल्यू है, मतलब इस पे डायरेक्ट लगने वाला ट्रेस है। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था। अब हम इस EF पे लगने वाला ट्रेस क्या है, इस EF पे लगने वाला जो ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या है, ये जो EF है इस पे लगने वाला ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा है, राइट। नॉर्मल टू द सरफेस है मतलब सिग्मा है। अब हम ऑब्लिक सेक्शन पे देखना चाहते हैं कि ऑब्लिक सेक्शन पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये तो हम जानते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि ट्रेस को हम निकालना चाहते हैं तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। बट हम मेनली जो एनालिसिस करना चाहते हैं वो इस ऑब्लिक सेक्शन पे करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं एक ऑब्लिक सेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ जो E
और एक मैं नेक्स्ट पॉइंट देता हूं इसको जी, EFG। अब ये जो EG मैंने ऑब्लिक सेक्शन लिया है, मैं मान लेता हूं इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो थीटा होगा। ये जो हमने नॉर्मल प्लेन कंसीडर किया था, इस प्लेन से ये ऑब्लिक प्लेन जो मैंने लिया है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ओके, वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है मतलब क्या है, अगर मैं इस प्लेन को, ये जो प्लेन लग रहा था नॉर्मल, अब इस प्लेन को मैं इंक्लाइन कर देता हूं, तो इस प्लेन को अगर मैं इंक्लाइन कर देता हूं थीटा डिग्री पे, तो इसके ऊपर क्या ट्रेसेस लगेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये EF पॉइंट हमारे पास था, EF पॉइंट हमारे पास था। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि एक नॉर्मल प्लेन कंसीडर किया है इस तरह का, तो ये मैंने इस पॉइंट को मैंने G कंसीडर किया है। ओके, तो अब इस पे ये स्ट्रेस की वैल्यू तो लग रही है। ओके, ये जो स्ट्रेस लग रहा है इसकी वैल्यू कहाँ पे लग रही है, इस पॉइंट पे लग रही है, ना कि इस प्लेन पे लग रही है। नॉर्मल प्लेन पे स्ट्रेस, ये जो डायरेक्ट ट्रेस है वो नॉर्मल प्लेन की वैल्यू नहीं है। नॉर्मल प्लेन की, ऑब्लिक प्लेन की वैल्यू तो हम अभी कैलकुलेट करने वाले, बट ये नॉर्मल प्लेन पे लगने वाला ट्रेस क्या है, सिग्मा है। और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब ये जो स्ट्रेस लगेगा ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो नॉर्मल था तो इसका 90 डिग्री में कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट इस जो ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला ये जो सिग्मा है, इस ऑब्लिक प्लेन पे जो लगने वाला सिग्मा है, इसकी वजह से क्या होगा, इस ट्रेन के दो कंपोनेंट हो गए, इस लोड दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल भी नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेस भी आएगा और शेयर ट्रेस भी आएगा। एक जो कंपोनेंट होगा इसका, एक जो कंपोनेंट होगा इस ट्रेस का, अगर मैं इसको नॉर्मल प्लेन पे ले जाता हूं, अगर मैं इसको ऑब्लिक प्लेन पे ले जाता हूं, तो इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो इस ऑब्लिक सेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल ट्रेस, और दूसरा इस ट्रेस का जो कंपोनेंट है वो इसके पैरेलल आएगा, जिसे हम बोलेंगे शियर ट्रेस, जिसे हम बोलेंगे शियर ट्रेस। तो जो डायरेक्ट ट्रेस लग रहा था वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ऑब्लिक प्लेन की बात करता हूं, एक नॉर्मल ट्रेस में डिवाइड हो जाएगा, एक शियर ट्रेस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ट्रेस था इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब इस ऑब्लिक प्लेन पे इस डायरेक्ट ट्रेस की वजह से, ऑब्लिक प्लेन पे इस डायरेक्ट ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये है, और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है P। ओके, अगर सेम यही डायग्राम है, ये जो लोड है वो P मैंने ऑब्लिक प्लेन पे लिया है, जो मैं यहाँ पे ले रहा था तो ऑब्लिक प्लेन लिया। अब इसका एरिया जो है A है, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये जो इंक्लाइंड है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये E है, ये F है और ये G है। ओके, तो EF का एरिया हमने निकाला है, EF इज इक्वल टू A है, EF इज इक्वल टू A है, क्योंकि विड्थ को हमने यूनिटी मान लिया। अब जो ट्रेस है वो EG पे कितना लगता है उसके बारे में देखने वाले। तो ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन EG, ऑन ऑब्लिक प्लेन EG, इस EG पे इस डायरेक्ट लोड P की वजह से कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हम जानते हैं ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया कौन सा होगा, ये नॉर्मल था तो हम A ले रहे थे EF के लिए, अब एरिया किसका होगा, EG का एरिया होगा, क्योंकि अब ट्रेस कहां पे कंसीडर कर रहे हैं हम, EG पे कंसीडर कर रहे हैं, तो EG का एरिया लेना पड़ेगा। हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इसकी हो जाएगी EF और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा EG। ओके, तो यहां से हम EG की वैल्यू निकाल सकते, ये जो EG लेंथ है इसकी वैल्यू निकाल सकते। EG इज इक्वल टू आ जाएगा EF डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, EF डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब EF इज इक्वल टू क्या है, EF इज इक्वल टू क्या है, T है या फिर एरिया है, क्योंकि अगर इस EF को मैं थिकनेस इंटू EF की वैल्यू जो है वो थिकनेस के बराबर है और डिवाइडेड बाय एक कॉस ऑफ थीटा आएगा, और थिकनेस इज इक्वल टू एरिया है तो A डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, A डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, क्योंकि विड्थ को हमने यूनिटी मान लिया है। तो अब यहाँ पे ट्रेसेस इन EG
ऑब्लिक प्लेन पे डायरेक्ट ट्रेस की वजह से लगने वाला ट्रेस इजी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, P डिवाइडेड बाय ए और नीचे आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस ऑफ थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा P डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस P डिवाइडेड बाय ए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू क्या है, ट्रेस के बराबर है, तो यह आ जाएगा सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। तो हमें यहाँ से जो डायरेक्ट ट्रेस इजी प्लेन पे लगने वाला है उसकी वैल्यू मिल गई है सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस नॉर्मल इस ऑब्लिक प्लेन पे जो ट्रेस लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। ये चीज समझ लीजिए, ये कैसे कैलकुलेट किया है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी आता है, ये कैसे आया ये भी नहीं आता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये जो ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेस सिग्मा है तो ऑब्लिक प्लेन पे जो ट्रेस लगेगा उसकी वैल्यू सिग्मा कॉस ऑफ थीटा होती है, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा होती है। मतलब ये अगर इसकी वैल्यू सिग्मा है, इस एरिया अगर एरिया में ऐसा नॉर्मल ले लेता हूं तो इस एरिया पे स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है, और अगर इसी एरिया को मैं इंक्लाइन कर देता हूं और ट्रेस की वैल्यू अब इस पे जो लगेगी वो सिग्मा कॉस ऑफ थीटा रहेगी, और ये जो इंक्लिनेशन होगा थीटा वो थीटा होगा। तो ऑब्लिक प्लेन पे जो डायरेक्ट ट्रेस लगता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, और नॉर्मल प्लेस पे जो डायरेक्ट ट्रेस लगता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। अब हमें निकालना क्या है कि इस ऑब्लिक प्लेन पे डायरेक्ट ट्रेस की वजह से तो सिग्मा कॉस ऑफ थीटा लग रहा है, बट ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा और शियर ट्रेस का कंपोनेंट होगा उसको हम निकालना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ऑब्लिक प्लेन पे दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, एक नॉर्मल ट्रेस और दूसरा शियर ट्रेस। अब नॉर्मल ट्रेस को हम निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं नॉर्मल ट्रेस। अब यहां से हम मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा, ये यहाँ पे भी आ जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ओके, कैसे, ये जो है यहाँ पे एंगल है थीटा, अब इस पे लग रहा है सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। अब ये वर्टिकली इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे भी थीटा ही बनाएगा। ओके, तो ये थीटा बनाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। और अगर इसके परपेंडिकुलर मैं कोई फोर्स लेता हूं तो ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी थीटा, और इसकी हो जाएगी 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये जो ट्रेस लगेगा नॉर्मल ट्रेस, और थीटा डिग्री इंक्लाइंड होगा टू द सिग्मा कॉस ऑफ थीटा के। तो इसका नॉर्मल ट्रेस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसका कंपोनेंट ले लूंगा, तो नॉर्मल ट्रेस इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा, ये जो है सिग्मा कॉस ऑफ थीटा। अब इस तरफ जा रहा हूं, एंगल कॉम्प्रेस हो रहा है तो मैं ले लेता हूं कॉस ऑफ थीटा। ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, हम सब जानते हैं। अगर एंगल कॉम्प्रेस हो रहा है तो हम कॉस ऑफ लेते हैं, एंगल को छोड़ रहा है, एंगल को एक्सपांड कर रहा है तो साइन ले लेते हैं। तो सिग्मा कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन मिल जाएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉर्मल ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन विच इज थीटा डिग्री इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन या नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन के थीटा डिग्री इंक्लाइंड पे जो ऑब्लिक प्लेन होगा उस पे नॉर्मल ट्रेस जो लगेगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, यूनिएक्सियल लोड की कंडीशन में। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये जो नॉर्मल ट्रेस है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, जब इस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है 1, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा 1 से कम ही रहता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता। तो कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम इसकी वैल्यू जब 1 होगी तब नॉर्मल ट्रेस मैक्सिमम होगा, और कॉस ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब नॉर्मल ट्रेस की जो वैल्यू होगी, वो हमें मैक्सिमम मिलेगी, और उसकी वैल्यू इक्वल टू होगी डायरेक्ट ट्रेस, तो नॉर्मल ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस
is achieved when cos of theta is equal to 0 degree. Cos of theta is equal to 0, that is theta is equal to 0, that is maximum normal trace is equal to direct trace. मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट ट्रेस. ये जो डायरेक्ट ट्रेस मिलेगा वही मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस है, और ये कब है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है. अब ये जो हमने थीटा दिखाया था, अगर मैं इसको 0 डिग्री करता हूं तो ये ई एफ जो प्लेन है उस पे मैच हो जाएगा. ये जो ई एफ प्लेन है इस पे मैच हो जाएगा. ये ई एफ है और ये यहाँ पे थीटा है. अगर मैं इस थीटा को 0 करना चाहता हूं तो ये जो प्लेन है मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, और जब ये इस ई एफ पे आएगा तब थीटा 0 होगा. ई एफ पे आएगा तब थीटा 0 हो जाएगा. मतलब जो नॉर्मल ट्रेस है, डायरेक्ट ट्रेस है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें किस प्लेन पे मिलती है, परपेंडिकुलर प्लेन पे मिलती है, नॉर्मल प्लेन पे मिलती है. तभी तो हम डायरेक्ट ट्रेस में पढ़ते थे, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है और मैं इस तरफ खींचता हूं तो इसका जो ब्रेकिंग होगा वो इसके नॉर्मल में होता है. अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल में ब्रेक होगा, परपेंडिकुलरली ब्रेक होता है. अगर मैं इस पेन को खींचता हूं तो ये बीच में टूटेगा, नॉर्मली टूटेगा. ओके, तो ये क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेस की जो वैल्यू है वो ऑब्लिक नॉर्मल प्लेन पे सबसे ज्यादा होती है. जो डायरेक्ट ट्रेस लगेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, नॉर्मल प्लेन पे होगी. नॉर्मली जब लगेगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसीलिए उसका जो ब्रेकिंग है वो हमेशा परपेंडिकुलर ब्रेक होता है. अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे इस पे, अगर हम इस टाइप का फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो ब्रेकिंग होगा इसके परपेंडिकुलर ही होगा. मतलब यहां से सेपरेट होगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, ये पोर्शन नीचे आएगा, परपेंडिकुलर होगा. क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा जब 0 होता है तब ये कंडीशन आती है, और कॉस ऑफ थीटा जब 0 होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल आ जाएगा. अब इसमें शेयर ट्रेस की वैल्यू, एक कंपोनेंट तो हमने निकाला, नॉर्मल ट्रेस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया. अब हमारे पास बचा है शेयर ट्रेस. तो इसका कंपोनेंट मुझे शेयर ट्रेस के डायरेक्शन में लेना है. तो शेयर ट्रेस का जो कंपोनेंट होगा, शेयर ट्रेस जो आएगा वो सिग्मा कॉस ऑफ थीटा इनटू, अब इस थीटा एंगल को ये छोड़ रहा है, थीटा एंगल को छोड़ रहा है क्योंकि मैं इस सिग्मा कॉस ऑफ थीटा को इस डायरेक्शन में, शेयर ट्रेस की डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं. तो अगर एंगल छोड़ रहा है तो हम ले लेते हैं साइन ऑफ थीटा. एंगल को एक्सपांड करेगा तो लेंगे साइन ऑफ थीटा, एंगल को कंप्रेस करेगा लेंगे कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ. ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है. ओके, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके, ये जो शेयर ट्रेस लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. तो अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये जो मेरे पास शेयर ट्रेस मिला है सिग्मा बाय 2 साइन ऑफ थीटा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ शेयर ट्रेस एक्टिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन. दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर ट्रेस एक्टिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन. अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इस साइन 2 थीटा की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी. और साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा यूनिटी कब होता है, जब साइन 90 इज इक्वल टू यूनिटी होता है. साइन 90 इज इक्वल टू यूनिटी होता है, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 जब होगा तब इसकी वैल्यू यूनिटी होगी. मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जब होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जब होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी. तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिलता है, शेयर ट्रेस की जो वैल्यू है, मैक्सिमम शेयर ट्रेस हमें मिलेगा, मैक्सिमम शेयर ट्रेस की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा बाय 2. मैक्सिमम शेयर ट्रेस की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा बाय 2 जब साइन 2 थीटा 0 होगा. थीटा कब 0 होगा, 45 डिग्री पे 0 होगा. ओके, नॉर्मल ट्रेस मैक्सिमम जब मिलता है हमें, जब कॉस ऑफ थीटा 0 मिलता है, और शेयर ट्रेस मैक्सिमम मिलता है जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, वो यूनिटी होता है. तो थीटा इज इक्वल टू 45 पे हमें शेयर ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2. अब ये जो सिग्मा है ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस. तो एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, ये जो मैक्सिमम शेयर ट्रेस है यूनिएक्सियल लोड की कंडीशन में, इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस लगेगा
उसके हाफ होती है। तो मैक्सिमम शियर ट्रेस एक्टिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस, हाफ ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस। अब कई बार क्या होता है, आपको कंडीशन दी जाएगी जिसपे आपको बोला जाएगा, एक न्यूमेरिकल आता है हमेशा, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का एंगल भी आपको दिया जाएगा थीटा, यहाँ पे लोड दिया जाएगा, मान लीजिए स्ट्रेस दिया जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पूछा जाएगा कि इस कंडीशन में मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम शियर ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल होता है, खाली आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए। अब मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस की बात कर रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस क्या होता है, सिग्मा के बराबर होता है। अभी हमने देखा मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस है वो क्या है, सिग्मा के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। और मैक्सिमम शियर ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शियर ट्रेस क्या होगा, हाफ ऑफ द नॉर्मल ट्रेस है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस है, तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको सिंपली नॉर्मल ट्रेस पूछा है तो आपको थीटा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा है तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 50 क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 है। और अगर आपको ये पूछा है कि इस ट्रेस की वजह से इस ऑब्लिक प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेस लगेगा, ये जो डायरेक्ट ट्रेस है 100, अब इस ऑब्लिक प्लेन पे कितना लगेगा, तो इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाली थी, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा होता है, सिग्मा कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये 3 फॉर्मूलेस है, इसको आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे।